मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एलसी किंग के भूआकृतिक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। एलसी किंग एक ब्रिटिश जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1948 में अपने जियोमॉर्फिक सिस्टम भूआकृतिक तंत्र का प्रतिपादन किया था। वास्तव में किंग महोदय का सिद्धांत एक न होकर के कई चक्रीय प्रतिरूपों साइक्लिक मॉडल्स का एक सम्मिलित रूप है। अर्थात किंग महोदय ने दक्षिणी अफ्रीका के शुष्क, एरिड, अर्धशुष्क, सेमी एरिड और सवाना प्रदेशों में स्थलाकृतियों का विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन किया, जिसके आधार पर इन्होंने कई चक्रीय मॉडलों का प्रतिपादन किया, जैसे लैंडस्केप साइकिल, इपिजेन साइकिल, पेडिप्लेनेशन साइकिल और हिल स्लोप साइकिल। किंग महोदय के सभी मॉडलों की एक कॉमन मान्यता यह रही है कि सभी पर्यावरणीय दशाओं में स्थल रूपों में समान रूप से विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, देयर इज यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप इन डिफरेंट environmental conditions and regions। अर्थात जिन क्षेत्रों में जलीय प्रक्रम प्रभावी होता है और पर्याप्त उच्चावच होता है, उन सभी क्षेत्रों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का कोई खास प्रभाव नहीं होता है, बल्कि सभी स्थलाकृतियों में समान रूप से विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। अब किंग महोदय ने दक्षिणी अफ्रीका के शुष्क, अर्धशुष्क और सवाना प्रदेशों में जो स्थलाकृतियों का ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण किया, उसके आधार पर पाया कि विस्तृत समतल सतहें पाई जाती हैं, जिनके ऊपर अपर्दन से बचे हुए कुछ अवशिष्ट भाग होते हैं, जिनको इन्होंने इंसेलबर्ग नाम दिया, और जिनका शीर्ष भाग गोलाकार होता है, उसको बोर्नहार्ट कहते हैं। इसके अलावा इस समतल सतह के ऊपर कुछ चट्टानों के बोल्डर्स एक दूसरे के ऊपर सजे हुए पाए गए, जिनको इन्होंने कैसिल कॉपीज कहा। कैसिल कॉपीज सच पूछिए तो एक तरह से टार्स का ही प्रतिरूप होता है। और इन्होंने ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में जलीय प्रक्रम प्रभावी होता है और पर्याप्त उच्चावच होता है, सफिशिएंट रिलीफ होता है, वहां पर जो आदर्श ढाल परिच्छेदिका में चारों तत्व पाए जाते हैं। ऑल द 4 एलिमेंट्स आर फाउंड इन हिल स्लोप प्रोफाइल if the fluvial process is dominant and there is sufficient relief। Number 1, crystal sublimity, crystal convexity, crystal summit यानी शीर्ष का शिखर भाग जो उत्तल ढाल का होता है। उसके बाद कगार होता है, स्कार्प होता है, यानी फ्री फेस एलिमेंट होता है। उसके नीचे तीसरी इकाई होती है डेब्री स्लोप, जिसको नाम दिया इन्होंने, यानी मलबा ढाल, यानी जिसको रेक्टिलिनियर एलिमेंट ऑफ स्लोप कहते हैं।
और सबसे नीचे पेडिमेंट होता है, वो नग्न शैल वाला रॉक कट भाग होता है जिसका ढाल अवतल होता है। इस तरह से शिखरीय उत्तलता, कगार, सरल रेखी ढाल यानी मलबा ढाल और पेडिमेंट ढाल पाए जाते हैं। और ये भी इन्होंने बताया कि जो कगार होते हैं, स्कार्प होते हैं, इनमें बैक वेस्टिंग पृष्ठ अपर्दन के द्वारा निरंतर समानांतर निवर्तन होता जाता है, यानी कगार धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकते जाते हैं और पेडिमेंट का विस्तार होता जाता है। अब स्थलाकृतियों के विकास के संदर्भ में किंग महोदय ने भी चक्रीय संकल्पना का प्रतिपादन किया, साइक्लिक कंसेप्ट का, जिसका नाम दिया पेडिप्लेनेशन साइकिल ऑफ इरोजन, पेडिप्लेनेशन चक्र। और इस पेडिप्लेनेशन साइकिल में दो प्रमुख तत्व होते हैं, एक स्कार्प और एक पेडिमेंट। यानी द पेडिप्लेन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस स्कार्प पैरेलल रिट्रीट एंड इनलार्जमेंट ऑफ पेडिमेंट। तो पेडिमेंट के विस्तार की प्रक्रिया को इन्होंने पेडिमेंटेशन कहा और स्कार्प के निवर्तन को स्कार्प रिट्रीट कहा। तो किसी भी क्षेत्र में, खासकर दक्षिणी अफ्रीका में, स्थलाकृतियों के निर्माण में ये दो प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, एक स्कार्प रिट्रीट और दूसरा पेडिमेंटेशन। अब डेविस की भांति ही किंग महोदय ने अपर्दन चक्र में त्वरित उत्थान और दीर्घकाल तक विवर्तनिक स्थिरता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। दैट इज रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लघु काल में पहले त्वरित गति से स्थलखंड में उत्थान होता है और दीर्घकाल तक स्थलीय स्थिरता होती है, विवर्तनिक स्थिरता होती है, कोई उत्थान या अवतलन की क्रिया नहीं होती है। तो शॉर्ट पीरियड रैपिड अपलिफ्टमेंट एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ क्रस्टल स्टेबिलिटी। तो प्रारंभ में इन्होंने भी तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण, डेविस की भांति तीन अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। तरुण अवस्था में नदी अपने घाटी का निम्नवर्ती अपर्दन अधिक करती है। वैली इंसीशन या डाउन कटिंग इज मोर एक्टिव इन यूथफुल स्टेज, जिस कारण घाटी गहरी होती जाती है। घाटी के पार्श्व भाग के ऊपरी भाग में कगार होता है और ये कगार स्कार्प निरंतर इसमें समानांतर निवर्तन होता है और घाटी के निचले भाग में, पार्श्व भाग में धीरे धीरे पेडिमेंट का निर्माण होता है। और तरुणावस्था में इस तरह नदी के लॉन्ग प्रोफाइल में तमाम निक पॉइंट पाए जाते हैं, यानी रैपिड और वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। गहरी घाटियों का निर्माण होता है, यानी गार्ज और कैनियन का निर्माण होता है। और तरुणावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था जब आती है तो निम्न आवर्ती अपर्दन, डाउनवर्ड इरोजन, वैली इंसीशन कम हो जाता है और वैली का विस्तार जो है, वैली वाइडनिंग, वैली घाटी की चौड़ाई में विस्तार होता जाता है और इसकी प्रक्रिया होती है नाउ लैटरल इरोजन, पार्श्ववर्ती। अब भी कगार में समानांतर निवर्तन होता जाता है और वैली की घाटी की तली से जो पेडिमेंट होता है उसका निरंतर ऊपर की ओर विस्तार होता जाता है। और जब जीर्णावस्था आती है तो पूरा स्थलखंड अपर्दित हो जाता है
स्कार्प रिट्रीट जब जो है इंटरफ्लूव माने दो नदियों के बीच का जल विभाजक होता है, दोनों तरफ से कगार निवर्तन होता जाता है और निवर्तन होते होते ये कगार आपस में मिल जाते हैं, यानी ऊपर का भाग कट जाता है और इस तरह से पूरे विस्तृत भाग में एक प्रायः समतल स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसके ऊपर ये कगार निवर्तन के कारण ये विस्तृत पेडी प्लेन का निर्माण होता है। जीर्णावस्था में विस्तृत समतल सतह को किंग महोदय ने पेडी प्लेन नाम दिया है, जिसके ऊपर अपर्दन से बची हुई अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं। ये अवशिष्ट क्यों होती हैं? दो तरफ से कगार निवर्तन के कारण जब कगार पीछे हटते हटते आपस में मिल जाते हैं, तब इन बची हुई जो पहाड़ियां होती हैं वो सतह के ऊपर दृष्टिगत होती हैं। इनको किंग महोदय ने इंसेलबर्ग नाम दिया है और अपक्षय के द्वारा बहुत से चट्टानों के बोल्डर्स एक के ऊपर एक पाए जाते हैं, यानी बोल्डर्स का ढेर पाया जाता है, माउंड ऑफ बोल्डर्स, जिसको इन्होंने नाम दिया है कैसिल कॉपीज। तो ये कैसिल कॉपीज जो होते हैं पूरे पेडी प्लेन के ऊपर। तो पेडी प्लेन कैसे बनता है? कगारों के समानांतर निवर्तन के कारण और पेडिमेंटेशन। तो पेडिमेंटेशन की प्रक्रिया और स्कार्प रिट्रीट की ये दो जुड़वा प्रक्रियाओं के द्वारा एक विस्तृत समतल सतह का निर्माण होता है, जिसको पेडी प्लेन कहते हैं किंग महोदय के अनुसार, जिसको डेविस के पेनी प्लेन के बराबर माना जाता है। और किंग महोदय का कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका की जो ये स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं और जो ये मॉडल है पेडी प्लेन साइकिल का, हिल स्लोप साइकिल का, लैंडस्केप साइकिल का, इपीजिन साइकिल का, इसको ग्लोब पर धरातल के सभी पर्यावरणीय दशाओं में लागू किया जा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि किंग महोदय का अध्ययन सीमित क्षेत्र केवल दक्षिणी अफ्रीका के शुष्क, अर्धशुष्क और सवाना प्रदेशों में हुआ था। इसको सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एलसी किंग ने एक पेडिप्लेनेशन साइकिल और हिल स्लोप साइकिल के विषय में अमूल्य योगदान दिया है, जिसकी लेकिन 1948 में चूंकि इनका सिद्धांत आया, इसलिए इसको कोई इस पर ध्यान नहीं गया, समर्थन नहीं दिया लोगों ने। क्यों कि अब तक जो है स्थल रूपों के चक्रीय विकास से ऊपर उठ करके भूआकृति विज्ञान वेत्ताओं ने मात्रात्मक यानी क्वांटिफिकेशन का में ज्यादा रुचि लेने लगे थे, यानी अब क्वांटिफिकेशन का युग प्रारंभ हो गया था। क्वालिटेटिव जियोमॉर्फोलॉजी की जगह क्वांटिटेटिव जियोमॉर्फोलॉजी आने लगी थी। इसलिए किंग महोदय का बहुमूल्य सिद्धांत पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसको उतनी शोहरत और समर्थन नहीं मिली। नमस्कार जी।